अब सही है, बोर्ड दिखे है, दिखे यहाँ मैं लिखूंगा वो दिखेगा। अच्छा, वीडियो स्टार्ट हो गई। अच्छा चलो ठीक है। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। लॉ ऑफ डिमांड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर, हाँ फिफ्थ कॉन्सेप्ट है आपका लॉ ऑफ डिमांड। जो लॉ ऑफ डिमांड है, इसमें सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट लेंगे डिमांड का। मतलब डिमांड शब्द जो है वो क्या है। लॉ ऑफ डिमांड से पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड दो बातें हैं। कॉन्सेप्ट मीन्स व्हाट इज डिमांड। नंबर 2 पे हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि डिमांड हम किसे कहते हैं, कौन सी बात है। डिमांड की परिभाषा क्या है। मांग। मांग का मतलब जरूरत ही नहीं है कि किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत है तो वो डिमांड है, नहीं। मतलब किसी चीज की इच्छा करना, उसकी डिजायर होना, या उसके लिए किसी चीज को आप बगैर धन के चाहते हो, देन वो आपकी डिमांड नहीं है। अर्थशास्त्र के हिसाब से, इकोनॉमिक्स ये कहता है कि डिमांड के लिए जरूरी है कि यू नीड द थिंग एंड यू हैव मनी टू पे फॉर दैट थिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक समय विशेष के ऊपर आप की जो आपके किसी वस्तु को आप खरीदने के लिए तैयार भी हैं और आप उसके ऊपर खर्च करने के लिए आपके पास धन है, एंड यू आर रेडी टू पे फॉर इट, तो वो डिमांड है। मतलब सादा इसी बात है। आप ऐसे करो कि इन चीज़ों को ना छोटे छोटे 1.5 2 लाइन में इनकी परिभाषा बनाया करो, है। मतलब इनको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी, कि डिमांड की टर्मिनोलॉजी मीन्स डिमांड एक शब्द जो मैंने बोला उसकी डेफिनेशन क्या है, दैट इज कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट का मतलब अवधारणा। अवधारणा मीन्स हाउ वी विल डिफाइन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। डिमांड जो है, डिमांड को डिफाइन करने के लिए जरूरी है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, समय की एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम, अवधि नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जैसे आज मैं तैयार हूँ, ये बुक है, ये मैं इसको 200 रुपये में खरीदने के लिए आज तैयार हूँ। लेकिन आप कल आए और कल आपने कहा कि भाई मैं आज तैयार हूँ, कल नहीं था, तो वो आपकी डिमांड नहीं है। यानी कि डिमांड का मतलब है एक व्यक्ति या उपभोक्ता, कंज्यूमर। यहाँ जो अर्थशास्त्र में हम इसके अंदर जो यानी कि जो वस्तु का उत्पादन करता है वो सेलर है, और जो कंज्यूम करता है ही इज द बायर। जो बायर है वो कंज्यूम करता है, उस चीज का उपयोग करता है। बीच के हमने जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो खरीद के बेचने के रिटेलर वगैरह हैं, हमने उनको एक तरफ हटा दिया है। यानी कि प्रोड्यूसर इज द सेलर एंड कंज्यूमर इज द बायर। जो उपभोक्ता है वो खरीदने वाला है और उत्पादक है वो बेचने वाला है। बीच की कड़ियों को हमने खत्म कर दिया। तो मांग का अर्थ है कि एक उपभोक्ता द्वारा किसी एक वस्तु को एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत के ऊपर खरीदने के लिए जो तैयार है, तो उसे उसकी मांग कहते हैं। इनकी दिस इज द डिमांड मेड बाय द कंज्यूमर। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो दैट इज, उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। या फिर वो आज तैयार था, कल नहीं है, तो कल वो उसकी डिमांड नहीं है, आज डिमांड थी। बिकॉज टुडे आई वॉज रेडी। बारिश आ गई और हमें जाना था और हमने छाते की जरूरत थी। आज बारिश है, इसीलिए मैं छाते की डिमांड करता हूँ।
मैं तो पैदल भी चला जाऊंगा झज्जर तक, वहाँ दिल्ली गेट तक, लेकिन अब बारिश है, मैं उसकी टैक्सी या टेम्पो की, बस की इंतज़ार करूँगा और मैं उसके लिए वो किराया भी दे दूँगा। तो इसका मतलब आज मेरी डिमांड है उस फैसिलिटी के लिए, बस की, टेम्पो की, लेकिन कल जब मौसम ठीक है तो मैं पैदल जाता हूँ या मैं अपनी साइकिल पे जाता हूँ, तो कल आपकी वो डिमांड नहीं है। जरूरी है कि भाई डिमांड के लिए एक निश्चित समय और आपके पास उस वस्तु के या सेवा के बदले जो प्राइस है वो आप देने के लिए तैयार हैं, तो इसको हम डिमांड करें, समझे। फिर है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ का मतलब क्या है कि भाई हम देखते हैं बिहेवियर सामान्य लोगों का, असामान्य नहीं, सामान्य लोग कौन है? जो अपने धन से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थशास्त्र के अंदर जो ऑर्डिनरी मैन, जैसे एडम कुश ने क्या नाम है, जो मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल जो है, मार्शल ने अपनी जो डेफिनेशन दी अर्थशास्त्र की, तो उसने कहा इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो मैनकाइंड का मतलब जो ऑर्डिनरी है, कुछ लोग हैं वो, अब मैं अपनी जैसे किसी एक दिन हमने न्यूज सुना कि एक व्यक्ति ने स्कूटी ली 50,000 की और 8 लाख में उसका नंबर खरीदा। मतलब एक उसकी पर्टिकुलर जो नंबर था वो लेने के लिए उसने 8 लाख पे की। तो ये ऑर्डिनरी मैन नहीं है, ये एक्सेप्शनल है। अर्थशास्त्र ऐसे लोगों का अध्ययन नहीं करेगा। अर्थशास्त्र हम आप जैसे लोगों का अध्ययन करेगा जो सामान्य तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और काम कर रहे हैं और उनको धन मिल रहा है और उसको अपने आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं। दैट इज द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यूं तो लोग हीरे भी खरीदते हैं, लेकिन हमें उसकी बात नहीं करनी, हमने तो ऑर्डिनरी बिजनेस की करनी है, सामान्य आदमी की। जो ऐसे आदमी का अध्ययन नहीं करना जिसके पास अधिकतम बहुत ज़्यादा मात्रा में धन है और वो एक छोटी सी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा धन खर्च कर सकता है। नहीं, ऐसा आदमी का अध्ययन नहीं है। इट इज द ऑर्डिनरी, इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, समझे। तो यहाँ जो व्यक्ति है, हम लॉ में क्या करते हैं, जो सोशल साइंस के लॉ है, भाई सभी ऐसा करते हैं तो वो एक लॉ बन गया। सभी का व्यवहार एक जैसा है। भाई जब चीजें महंगी होती हैं तो सभी ये परिवार, ये लोग कम चीजें खरीदते हैं जो महंगी होने वाली चीजें। जैसे प्याज की बात करें हम, पिछले दिनों में या आप भी, महंगी थी तो लोगों ने कम खरीदनी शुरू कर दी, समझे ना। बगैर प्याज के वो सब्जियां बनाने लगी। या जैसे जो ऑक्सीजन सब्जियां हैं, जैसे मटर की खेती, मटर है, गर्मियों में मटर मिलती है फली वाली, लेकिन वो दूर से आती है, इंपोर्ट होती होगी, या फिर जो हाई वाले इलाके हैं पहाड़ों के, हिमाचल वगैरह, उत्तराखंड, वहाँ से आती होगी। तो वहाँ इतनी पैदा नहीं होती, लेकिन यहाँ जब वो बिकेगी तो जब उसकी मात्रा बहुत कम है तो ऊंचा प्राइस के ऊपर बिकेगी। तो उस समय जो लोग आज मटर के कंज्यूमर हैं, वो जब 200 रुपये किलो होगी तो वो उस कंज्यूमर ग्रुप से बाहर हो जाएंगे। और ऐसे बहुत से लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऊंची प्राइस के ऊपर वस्तु की मांग कम की जाती है और सभी ऐसा करते हैं। जब सभी ऐसा करते हैं तो एक लाभ बन गया, एक समाज का नियम है कि ऊंची प्राइस होगी तो वस्तु की मांग कम की जाएगी, समझे। तो यही है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब, यानी कि कीमत और प्राइस, जो कीमत और डिमांड जो है, हम प्राइस से शुरू करेंगे अपनी बात को, डिमांड से नहीं करेंगे, वहाँ तो फिर उलट बात बन जाएगी कि ऊंची डिमांड होगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। नहीं, हमने लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या कहना है कि प्राइस और डिमांड का उल्टा संबंध है, नेगेटिवली। यानी कि एक ऊपर की तरफ जाएगा तो दूसरी चीज नीचे की तरफ जाएगी। नीचे का मतलब प्राइस ऊपर चढ़ता है तो डिमांड नीचे जाएगी, कम होगी। तो इस
और ये सामान्य आम आदमी का यही रिएक्शन होगा। जब चीज़ें महंगी होती हैं तो कम खरीदते हैं और चीज़ें सस्ती होती हैं। किराया ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए यहाँ से 50 रुपये लेना शुरू कर दे ऑटो वाले, तो आप लोग ऑटो में बैठने की बजाय आप पैदल चले जाओगे। भाई 50 रुपये खर्च नहीं करेंगे, हम तो पैसे चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, किसी सेवा या किसी वस्तु की जो मांग है वो ऊंची, जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी मांग कम हो जाती है। तो ये एक जन सामान्य की बात है, जन सामान्य की बात है। तो इसको हम एक लॉ बना दिया, सामाजिक सोशल साइंस का एक लॉ बन गया। सोशल साइंस मीन्स इस जो स्टडी है इसको हम इकोनॉमिक्स के नाम से पढ़ा रहे हैं आपको। तो इसमें इकोनॉमिक्स में एक नियम बन गया कि भाई ऊंची कीमत होती है तो मांग कम होती है, एंड वाइस वर्सा। कम कीमत होती है तो मांग ज्यादा होती है। बस यही है लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर हम इसको बनाएं, इसके ऊपर लिखें, जो इसमें 2 वेरिएबल बताए मैंने कि वैसे तो जो डिमांड है, किसी वस्तु की जो डिमांड है उसके ऊपर बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। भाई उसके प्राइस का सबसे जो मोस्ट अफेक्टिंग फैक्टर जो है वो प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ। उस वस्तु की प्राइस, खुद की कीमत है, वो सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है उसके ऊपर, कि वो कम कीमत है तो वो ज्यादा खरीदी जाएगी और अधिक कीमत कर दी तो वो कम खरीदी जाएगी। फिर ऐसा भी है कि इस डिमांड को, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले जो अदर फैक्टर्स हैं वो उपभोक्ता की इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों की ज्यादा इनकम हो तो वो महंगी चीज भी खरीद लेते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी हैं। बाई चांस कार का किराया ज्यादा है तो हम जीप में चले जाएंगे, चाय महंगी है तो कॉफी महंगी है तो चाय पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स महंगे है तो हम दूसरे प्रकार के शिकंजी पी लेंगे। ये इनको हम रिलेटेड गुड्स कहेंगे। रिलेटेड गुड्स 2 प्रकार की हैं, एक कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं और एक सब्स्टिट्यूट है। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जिसके बगैर दूसरी चीज, मतलब 2 चीजों के मिलने से काम बनेगा। गाड़ी चलेगी तो मतलब आपको, आपकी कार है वो पेट्रोल से चलेगी। कार जब तक कार की सेवा नहीं देगी जब तक उसके अंदर पेट्रोल नहीं। तो इनकी पेट्रोल एक कंप्लीमेंट्री गुड हो गया, समझे ना। और सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, जैसे ब्रेड समोसा, आप ब्रेड भी खा सकते हैं समोसे की बजाय, समोसा भी खा सकते हैं, चाय कॉफी का। तो इस तरह के जो चीजें हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर, भाई उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। बस कार जो भी है ये आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट ही तो है। बस की बजाय आप जीप में भी जा सकते हैं बैठ के, कार के बजाय जीप में जा सकते हैं। दीज आर ऑल सब्स्टिट्यूट गुड्स, समझे। तो इनकी ये डेफिनेशन लिख लिया करो, जो एक वस्तु के स्थान पर काम, दूसरी वस्तु से काम चलता हो तो वो उस वस्तु का सब्स्टिट्यूट गुड है। ये जो शब्द हैं इनको जब अच्छी तरह सीख लोगे तो आपको इकोनॉमिक्स समझने में कठिनाई नहीं आएगी। तो हमने क्या क्या बात की, हमने एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड की बात की। भाई डिमांड है कहते किसे हैं, डिमांड की परिभाषा दो। अरे एक आदमी के द्वारा, एक अपनी भाषा में बोलूं मैं, भाई एक व्यक्ति के द्वारा, एक आदमी के द्वारा, किसी उपभोक्ता के द्वारा, आदमी भी क्यों कहूं मैं, उपभोक्ता कहूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है वो कंज्यूमर की बात कर रहा है। और ये सारा जो 4-5 चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा उसको हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहेंगे। यानी कि विभिन्न स्थितियों में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर का मतलब वो किसी चीज को कितनी खरीदता है, कैसे खरीदता है, उसकी, तो इसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहेंगे। तो डिमांड का मतलब है एक व्यक्ति के द्वारा विभिन्न किसी निश्चित समय में एक निश्चित कीमत के ऊपर किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो तैयार है तो उसे उस उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु की मांग कहा जाएगा, समझे। मांग का नियम क्या कहते हैं कि मांग का नियम बताता है कि कीमत और वस्तु की कीमत और उसकी मांग में उल्टा संबंध है, समझे। उल्टा संबंध का मतलब अगर डिमांड है, प्राइस है, वो बढ़ता है तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी।
ये लॉ ऑफ डिमांड हो गया। ये छोटे छोटे अगर आप इनको दो लाइन में लिख लें कि लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड मांग का नियम बताता है कि मांग और कीमत में, कीमत और मांग में उल्टा संबंध है। पहले कीमत बोलना है आपको, मांग नहीं। प्राइस एंड डिमांड के अंदर उल्टा संबंध है, आपने ऐसे बोलना है, डिमांड नहीं बोलना। पहले कीमत और डिमांड में उल्टा संबंध, समझे। उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो प्राइस ऊंची होती है तो डिमांड कम, और प्राइस नीची होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। यही हो गया ना, तो ये लॉ ऑफ डिमांड हो गया, समझे। लॉ ऑफ डिमांड को दिखाना है तो आप एक तरफ प्राइस दिखाओ और दूसरी तरफ डिमांड दिखाओ। प्राइस 1 2 3 4 5, यानी कि आप ऐसे दिखा सकते हैं प्राइस 5 4 3 2 और 1, ये दिखा दिया। और डिमांड है जैसे ऊंची प्राइस में, एक सामान्य सा एग्जाम्पल है समझाने के लिए, फिर जब आपकी समझ बन जाएगी तो आप कोई फिगर ले सकते हैं, लेकिन उनके बीच संबंध उल्टा होगा। तो जैसे ये बहुत सामान्य सा एग्जाम्पल है कि यहाँ तो प्राइस 1 है तो डिमांड 5 है, और प्राइस 5 है तो डिमांड 1 है। इसको क्या कहेंगे, डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, टेबल बनाना। मैं यूं कहूं कि भैया आप बच्चों के वेट का एक शेड्यूल बनाना है, तो मैं आपके रोल नंबर के आगे हर एक का वेट लिख दूं तो एक शेड्यूल बन गया। आपके हर एक के रोल नंबर के सामने मैं आपके द्वारा इसी टेस्ट में प्राप्त अंकों को लिख दूं तो वो शेड्यूल बन गया, समझे। तो ये डिमांड शेड्यूल या अनुसूची जो है, ये क्या होया कि इन विभिन्न कीमतों पर जो मांग की मात्रा को दिखाने वाली जो सूची है, ये सूची तो है, लिस्ट बना दी एक, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिमांड शेड्यूल, मांग अनुसूची। इनको डेट लाइन की लाइन लिख लिया करो, रात में रटो। रात में जब आप सो ये विचार करो बेटा, जब तक आप, क्योंकि नाउ यू आर इन डिग्री क्लासेस, तो आपने दिमाग पे सोचना है, दिमाग से। इकोनॉमिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोग इसको सामान्य तरीके से नहीं लेते। मार्केट में हर एक का तो बिहेवियर यही है, आप देखोगे जाके तो चीज महंगी नहीं, महंगी लगे मैं तो ना लूं, कहते हैं ना, महंगी है भाई, थोड़ी सी सस्ती कर जब तो मैं ले लूं। सब्जी बेचने वाले के साथ भी आपका यही व्यवहार है। मैं ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है वो ही ऐसा करेगा, नहीं। इट इज द बिहेवियर ऑफ ऑर्डिनरी मैन। क्लास तो नहीं है कहीं, तो इसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे, समझे। तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आप कल के हमने क्या क्या बताया, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, कंसेप्ट ऑफ डिमांड, मांग क्या उदाहरण, मांग किसे कहते हैं, एक व्यक्ति द्वारा एक किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की जो मात्रा खरीदने के लिए जो तैयार है, उसको हम उस व्यक्ति के द्वारा उस वस्तु की मांग कहेंगे। मांग का नियम क्या कहता है, ज्यादा कीमत तो कम डिमांड, कम कीमत तो ज्यादा डिमांड है। इसको अगर आप अनुसूची के अंदर डाल के देखें तो ये डिमांड शेड्यूल बन गया, और फिर आगे डिमांड कर्व आएगा। अगर हम इसको कर्व में, अगर आपने इतना तो ज्योमेट्री पढ़ी होगी कि दो वेरिएबल्स को, एक को एक्स एक्सिस पर ले ले, एक को वाई पर, तो दोनों के कॉमन पॉइंट निकाल लें। भाई एक और 5 का मेल मिला दिया इसको ऊपर, तो वो पॉइंट ले लिया, फिर एक पॉइंट 2 और 4 का मेल वो मिलाया, इधर डिमांड मापी, और इन पॉइंट को मिलाती लाइन खींच दें। कर्व मीन्स एक लाइन, एक जो कर्व क्या होता है, जो एक लाइन है जो विभिन्न बिंदुओं को मिलाती हुई उनका संबंध बताती है दो वेरिएबल्स का। जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस, वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस लिया, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ प्राइस लिया और यहाँ डिमांड लिया, या आप क्वांटिटी लिख सकते हो, क्वांटिटी, समझे। तो एक मैं कस्टमरी की बात बताऊंगा कि हम हमेशा प्राइस को या रुपी में जो खर्चे हैं जिनको हम मनी की टर्म्स में मापते हैं, उनको हम एक्स वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं, और जो वस्तु की मात्रा के रूप में मापते जाते हैं उनको हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं।
ठीक है, तो कल इसके बारे में बाकी बात कल बताएंगे। और अब ये हो गया होगा